हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आपके नए यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेस स्टडी हब में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए कल संस्कृत का एक वीडियो अपलोड किया था जो आपके बुक का था। चैप्टर 1 जो मंगलम था और उसमें जो भी हम बताए थे शायद आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर उसमें कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट से आपको उसके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, आज जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वह संस्कृत व्याकरण का होगा और जो टॉपिक आपका होगा वो टॉपिक आपका वर्ण और उच्चारण स्थान, वर्ण तथा उच्चारण स्थान से वीडियो बनाएंगे यहाँ से, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में जो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि जो संस्कृत व्याकरण में जो वर्ण क्या होता है। तो वर्ण जो होता है एक शब्द का खंड होता है। जिस शब्द ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखे हम श्याम, श्याम जो शब्द यहाँ पर लिखे तो श्याम जो है ये वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, और वर्ण जो वर्ण से मिलकर शब्द बना है। तो जो वर्ण है एक शब्दों का खंड है, लेकिन शब्द का वैसा खंड होता है वर्ण जिसका फिर से टुकड़ा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम क बोल रहे हैं क, तो यहाँ पर जो क है क एक वर्ण नहीं है क्योंकि इसका टुकड़ा हो जाएगा। क एक अक्षर है, क क्या है, क एक अक्षर है। अगर जब क को तोड़ेंगे तो बनेगा क हलंत प्लस अ, तो ये आपका वर्ण हो गया, इसका अब दोबारा टुकड़ा नहीं हो सकता है। और ये आपका क्या होगा, ये भी एक वर्ण हुआ, ये भी वर्ण हुआ, लेकिन ये वर्ण नहीं हुआ, ये अक्षर हुआ। तो अक्षर और वर्ण में आपको अंतर समझ में आया होगा। वर्ण उसे कहेंगे जिसका फिर से दोबारा खंडित नहीं किया जा सकता है। और इसके आधार पर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से आपका पहला वर्ण होगा स्वर वर्ण और दूसरा वर्ण होगा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण होगा स्वर वर्ण और दूसरा होगा आपका व्यंजन वर्ण। अब ध्यान दीजिए स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है। जैसे मान लीजिए हम क अक्षर है, इसको तोड़े तो बना क हलंत प्लस अ, क हलंत प्लस अ। तो जो क बोल रहे हैं हम, क पीछे से साउंड किसका आ रहा है, अ का, पीछे से साउंड अ का आ रहा है। और जब अ बोल रहे हैं तो अ का, जब अ बोल रहे हैं तो अ में पीछे से साउंड किसी का भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो क का उच्चारण कर रहे हैं हम, ये क का उच्चारण कर रहे हैं, इसका कोई ना कोई पीछे से हेल्प कर रहा है। तो जिस वर्ण का पीछे से कोई हेल्प करेगा उसको व्यंजन वर्ण कहेंगे, और जिस वर्ण का कोई सहायता नहीं करेगा, उसका कोई हेल्प नहीं करेगा, उसको बोलेंगे स्वर वर्ण कहेंगे। तो इसमें से पूछेंगे आपसे इसकी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कौन है, तो ये आपका अस्वर वर्ण है और क आपका व्यंजन वर्ण है। दोस्तों, इतना चीज समझ में आया होगा कि स्वर वर्ण उसे कहेंगे जिसको कोई दूसरी वर्ण सहायता नहीं करता है, और व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसकी सहायता स्वयं स्वर वर्ण करता है। देखिए यहाँ पर क है तो क बोल रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, क, अ आ रहा है, अ क्या है आपका स्वर वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण का सहायता कौन कर रहा है, स्वर वर्ण कर रहा है। तो जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण की सहायता स्वर वर्ण करेगा वह व्यंजन वर्ण कहलाएगा, और जिस वर्ण का सहायता कोई नहीं करता है वह स्वर वर्ण कहलाता है। इसके आधार पर संस्कृत व्याकरण में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को बांटा गया है। स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 होती है, स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 होती है और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो 13 होती है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ये डॉट 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 अ नहीं होता है। ये जो अ होता है ये आपका स्वर वर्ण नहीं होता है। इसके जगह पर एक दूसरा स्वर वर्ण होता है लिरी, लिरी हो जाता है। लिरी भी आपका एक स्वर वर्ण में गिनती होता है, अ स्वर वर्ण नहीं होता है। इस तरह से स्वर वर्णों की कुल संख्या 13 होती है और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से देखें। जैसे व्यंजन वर्ण में 33 कौन होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे क से लेकर जो ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक टोटल 36 होता है, 36, लेकिन हम यहाँ पर लिखे 33 होता है। तो इनमें से जो तीन वर्ण हैं, इनमें से जो तीन अक्षर हैं, जो तीन वर्ण हैं, ये आपका व्यंजन वर्ण में गिनती नहीं होंगे। कौन कौन होंगे थोड़ा देख लें। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है और क से लेकर ज्ञ तक कब होता है, 36 गो, लेकिन 3 गो नहीं होता है। 3 व्यंजन वर्ण नहीं होते। कौन कौन, छ और त्र और ज्ञ, छ त्र ज्ञ, ये तीनों व्यंजन वर्ण नहीं कहलाते हैं।
ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण, ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। देखिए जितना भी यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं सब आपको इसको अच्छी तरह से यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 3, 6, 3, 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण में ही पढ़ेंगे मूल स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वर 5 होते हैं, 5। अ, छोटी ई, बड़ी ई और उ, सॉरी अ, ई, उ, री, ली। मतलब मूल स्वर में जितना भी छोटा होंगे अ, छोटा ई, छोटा उ, छोटा री और ली, ये पांचों मूल स्वर होंगे जो यहाँ पर दिखाया गया है। मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जितना भी यहाँ पर बता रहे हैं हम आपको सब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए मूल स्वर 5 होते हैं, अ, ई, उ, री, ली। मूल स्वर को हस्त स्वर भी कहते हैं। ये जो मूल स्वर होते हैं इनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, इसीलिए इनको मूल स्वर नाम दिया गया है। अब मूल स्वर का दूसरा नाम क्या है? मूल स्वर का दूसरा नाम है क्या? हस्त स्वर। हस्त स्वर इनका नाम है। अब देखिए अभी बताया कि संयुक्त व्यंजन वर्ण कब होते हैं? 3 गो, 6, 3, 11। और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। स्वर वर्ण 13। तो ये जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से किसी प्रकार का सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, इसको जरूर पढ़ कर जाए। अब देखिए वर्ण में हम लोग पढ़ेंगे घोष वर्ण। ये घोष वर्ण कहलाता है क्या है? तो सबसे पहले घोष वर्ण पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होते हैं? अभी वर्ण पढ़ाए आपको अभी बोल रहे हैं वर्ग, तो ध्यान दीजिए वर्ग जिस तरह से आप हम लोग पढ़ते हैं वर्ग 9th 10th 8 ये सब वर्ग होता है, उस तरह से वर्ण में भी वर्ग होता है। जैसे क वर्ग में कौन आएगा? तो क वर्ग में आपका आएगा क, ख, ग, घ, अंग, ये आपका वर्ग बन गया। उसी तरह च वर्ग, उसी तरह ट वर्ग, उसी तरह त वर्ग, उसी तरह प वर्ग, 3 वर्ग होते हैं। वर्गों की संख्या 5 होती है। कहां से कहां तक? क वर्ग से लेकर प वर्ग तक टोटल 5 को वर्ग होते हैं। और सभी प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो प्रत्येक वर्ण में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में क वर्ग हुआ, तो क वर्ग में क्या क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग। तो क वर्ग हुआ, इसमें 5 वर्ण होते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। इसी तरह च वर्ग में भी 5 गो, ट वर्ग में भी 5 गो, त वर्ग में भी 5 गो, प वर्ग में भी 5 गो। तो 5 को 5 बार हुआ, टोटल कितने? 25। ये जो 25 आपका हुआ ये 25 स्पर्श वर्ण हुए। इसको हम 25 को स्पर्श वर्ण बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, स्पर्श वर्ण की संख्या पूछेगा तो 25 बोलेंगे और वर्ग पूछेगा तो 5 गो, क से लेके प तक। अब पूछेगा क वर्ग का तीसरा बताइए, तो क वर्ग का तीसरा कौन हुआ? ग। च वर्ग का पहला कौन हुआ? च। ट वर्ग का दूसरा कौन हुआ? ठ। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण है। तो उसी तरह से ध्यान दीजिए स्पर्श वर्ण की टोटल संख्या कितनी होगी? 25। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग घोष वर्ण। समझिए इधर घोष वर्ण। घोष वर्ण क्या होता है? तो घोष वर्ण के शॉर्ट में यहाँ पर लिखे 3 4 5 345 और प्लस होता है य र ल व ह। 345 का मतलब होता है किसी भी वर्ग का, वर्ग कितने होते हैं? 5। किसी भी वर्ग के जो तीसरा वर्ण होगा, चौथा वर्ण होगा, तीसरा वर्ण होगा, चौथा वर्ण होगा और 5वां, और साथ में य र ह तक, य र ल व ह। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां और य र ल व ह तक जो भी वर्ण होंगे ये आपका घोष वर्ण कहलाएगा। घोष वर्ण किसे कहेंगे? तो किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, 5वां वर्ण और य र ल व ह ये घोष वर्ण कहलाएंगे। जो शेष बचेंगे, जैसे किसी भी वर्ग में 5 वर्ण होते हैं तो 3 4 5 आपका घोष हो गया, और जो बच गया, बचा कौन? पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। तो जो पहला और दूसरा बच गया वो आपका अघोष कहलाएगा, अघोष। और ये क्या कहलाएगा? घोष वर्ण। ये घोष वर्ण कहलाएगा। जो बचेगा यहाँ पर 1 और 2, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, अघोष वर्ण होगा। और साथ में यहाँ पर तलाव्य स, मूर्धन्य स और यहाँ पर दंती स, ये आपका भी अघोष में आ जाएगा। देखिए घोष कौन होता है, अघोष कौन होता है? जैसे पढ़ेंगे क वर्ग में घोष कौन होगा? तो तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण, जैसे ग, घ, आपका अंग, ये क वर्ग में ये घोष वर्ण हो जाएंगे और ये फिक्स रहेगा य र ल व ह तक।
अब देखिए घोष और अघोष पढ़ लिए। अब आगे पढ़ेंगे अल्प प्राण। यहाँ पर लिखा अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण में कौन होगा? 135 होगा और य र ल व। इसको कैसे याद करेंगे? तो ध्यान दीजिए, प्राण जो होता है, प्राण कैसे निकलता है? रुक रुक कर निकलता है। प्राण कैसे निकलता है? रुक रुक कर। जिससे किसी भी वर्ग का अगर पहला प्राण निकलेगा तो दूसरा नहीं निकलेगा, अब तीसरा का निकलेगा, चौथा नहीं निकलेगा, पांचवा का निकलेगा। तो 135 जो होता है आपका, ये अल्प प्राण होता है। और साथ में कौन सी होगा? य से लेकर ल तक, य र ल और व तक, य र ल व, ये आपका क्या होगा? अल्प प्राण। 135 और य र ल व आपका अल्प प्राण होगा। और जो बच गया यहाँ पर, बचा कौन सी? देखिए तो दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण ये बच गया। और इधर क्या बच गया? तालाब स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ये जो आपका होगा महाप्राण होगा। तो प्राण दो तरह होते हैं, वर्ण में प्राण दो तरह के होंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। चलिए आगे पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अंतस्थ वर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ण, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अंतस्थ वर्ण, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं ये चार होते हैं। कौन कौन? य र ल और व, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। और जो उसमें वर्ण होता है ये भी चार होते हैं। व के आगे जो भी बचेंगे चार, व के आगे जो भी चार आएंगे वो आपका उसमें वर्ण कहलाएंगे। तालाब स, मूर्धन्य स, दंती स और ह, ये आपका उसमें वर्ण कहलाएंगे। देखिए अंतस्थ वर्ण, उसमें वर्ण, घोष वर्ण, अल्प प्राण और महाप्राण, ये सब जानिएगा तबे जाकर आगे संधि विच्छेद बनेगा। क्योंकि संधि जो होगा वर्ण के मेल से ही बनेगा। तो सबसे पहले हमको वर्ण को जानना जरूरी होगा यहाँ पर। चलिए आगे फिर बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पर्श वर्ण। तो स्पर्श वर्ण अभी बताएं, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक टोटल कितने होते हैं? 25 गो वर्ण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। अब देखिए आगे बात करेंगे हम उच्चारण स्थान का। उच्चारण स्थान क्या होता है? ध्यान दीजिए, अब हम कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं क, बोल रहे हैं ग, ट बोल रहे हैं, प बोल रहे हैं, अ बोल रहे हैं, तो जो हमारा आवाज आता है हमारे मुख से या फिर हमारे कंठ से या फिर हमारे तालु से, ये स्पर्श करता है। और जब स्पर्श करता है तो वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है। और जहां से, जिस अंग से, जिस स्थान से ध्वनि उत्पन्न होता है उसी स्थान को बोलेंगे उच्चारण स्थान। उसी स्थान का बोलेंगे उच्चारण स्थान बोलेंगे। जिसे हम क बोले तो बताइए क का स्रोत क्या है? क जो है, क का उच्चारण स्थान हमारे शरीर के किस अंग से आ रहा है? ये आपका कंठ हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। च का बताइए, च का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो च जिस शरीर के जिस अंग से स्पर्श करता है वो आपका उच्चारण स्थान हो जाता है। जैसे च बोल रहे हैं तो च कहां से स्पर्श किया होगा? तो च का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, बहुत सारा यहाँ पर वर्ण होंगे, क से लेके ज्ञ तक, और यहाँ पर स्वर वर्ण भी होंगे, अ आ ई हर्षई दीर्घई। तो हम कितना याद करेंगे इसको? ध्यान दीजिए, सब एक ही में समेटने के लिए, इन उच्चारण स्थान को एक सूत्र में बांधने के लिए आपको यहाँ पर हम सूत्र लिख दिए हैं, जो ध्यान से अगर कहीं भी एग्जाम में पूछ दे, किसी का भी उच्चारण स्थान पूछ दे तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कंठ के लिए, कंठ के लिए का क्या सूत्र बनता है? कंठ के लिए सूत्र बना है अकुह विसर्जनीय स, अकुह विसर्जनीय स। इसका मतलब कि और ये सूत्र किसके लिए है? कंठ के लिए है। कंठ के लिए सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीय स। इसका मतलब ये जो सूत्र है कंठ का है, और कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन है? अ हुआ, इसी में देखिए अ हुआ, क हुआ, क नहीं, क वर्ग, क ख ग घ अंग तक, ये आपका कंठ से होगा। विसर्जनीय, विसर्जनीय किसको बोलते हैं? जो विसर्ग होता है, ये आपका विसर्ग है। जो दो बिंदु होता है संस्कृत में, ये आपका विसर्ग कहलाता है। इसका भी उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? कंठ ही होगा। तो सूत्र लिखिए, कंठ का सूत्र क्या लिखे? अकुह विसर्जनीय स। यहाँ पर अ वर्ण में कौन कौन आएगा? अ और आ। क वर्ण में कौन आएगा? क ख ग घ अंग। और यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर विसर्जनीय। और यहाँ पर ह भी लिखा है, ह का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? आपका कंठ होगा। तो ध्यान दीजिए, हमें मतलब अलग अलग याद करने में बहुत दिक्कत होगा, इसीलिए कंठ को एक सूत्र में बांध दिए हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। सूत्र क्या है? दो बार, तीन बार, चार बार बोलेंगे और 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अकुह विसर्जनीय स, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। कौन कौन आएगा? अ आएगा, आपका क वर आएगा, आपका ह आएगा, आपका विसर्ग आएगा। ये सब उच्चारण स्थान आपका कंठ से होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर तालु का भी सूत्र लिखे हैं। क्या लिखे हैं? ध्यान दीजिए, इधर ई च यू स नाम, ये न है, ई च यू स नाम तालु। सूत्र में लिखा गया इचुसनाम तालु। इसको पढ़ेंगे इचुसनाम तालु। और इसमें कौन आएगा? जो ई वर्ण होंगे। ई वर्ण में कब होते हैं? दो, छोटा ई और बड़ा ई।
और लिखा है यहाँ पर च, तो च वर्ग भी होगा, च छ ज झ य, ये भी आपका तालु में ही आएगा। तालाब स, इसका नाम है देखिए तालाब स। जब तालाब स पढ़ते हैं तो इसी में छिपा है। तालाब स के मतलब क्या, तालाब से तालु हो गया आपका, और जो स होगा इस तालाबी स का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाएगा। और ध्यान इसमें लिखा है फिर न, न का भी उच्चारण स्थान आपका तालु ही होगा, और तालाबी स का उच्चारण स्थान आपका तालु ही होगा, और च वर्ग का भी उच्चारण स्थान आपका तालु ही होगा। तो अलग अलग याद करने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए तालु का भी एक सूत्र बांध दिया गया है, और सूत्र होता है इचुसनाम तालु। बोलेंगे 2 बार 3 बार बोलेंगे और लिखेंगे 2 बार तो आसानी से याद हो जाएगा। और एग्जाम में अगर कहीं से भी उच्चारण स्थान पूछ दे तो आप घबराएंगे नहीं, आसानी से आप सूत्र को याद करेंगे और आसानी से आप टिक कर सकते हैं। चलिए उसी तरह दंत का, दंत का उच्चारण स्थान क्या होता है थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, लित लसनाम दंत, सूत्र है लित लसनाम दंत। अब दंत में कौन कौन उच्चारण स्थान आएगा, तो लिरी, लिरी भी एक स्वर है, हम आपको बताए थे। अ आ सही दीर्घई में जो अ होता है, अ लास्ट वाला जो अ होता है वो आपका स्वर नहीं गिनती होता है, उसके जगह पर आपको लिरी, लिरी स्वर गिनती किया जाता है, जो मिलकर कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, पूरा यहाँ पर लिख दिए हैं, साफ साफ अक्षर में आप इसको देख सकते हैं। तो लिरित रसनाम दंत, दंत में उच्चारण स्थान किसका किसका आएगा, तो लिरी का आएगा। देखिए लिरी लिखिए यहाँ पर, त लिखिए तो त वर्ग में, त वर्ग में कब होंगे 5 को, त थ द ध न। ध्यान सुनिए, फिर ल का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंते होगा। और देखिए यहाँ पर लिखा था दंती स, दंती स ये है, ये पढ़ाता है दंती स, नाम है इसका दंती स, इसका उच्चारण स्थान भी क्या होगा, दंत होगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। कैसे बोले तालाब स, तालाब स का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालाब स, तालु होगा। चलिए आगे देखिए, उसी तरह हम पढ़ रहे हैं मूर्धा। ध्यान दीजिए मूर्धा क्या होता है, जो हमारा जीभ होता है, जीभ का जो ऊपरी भाग होता है तालु, तालु से थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे तो, अगर पूरा पीछे जाइएगा तालु से पीछे पूरा जाइएगा तो कंठ पिटाएगा। तो तालु और कंठ के जो बीच का भाग होता है, ऊपर वाला भाग के बारे में बता रहे हैं, वो कहलाता है आपको मूर्धा। तो वहां से भी उच्चारण स्थान निकलते हैं, किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान वहां से होता है एक बार देख लेंगे। देखिए सूत्र है यहाँ पर, री टू रसाणम, री टू रसाणम मूर्धा। इसका मतलब जो सूत्र बनता है यहाँ पर रीटू रसनाम मूर्धा, 2 बार 3 बार बोलिए, रीटू रसनाम मूर्धा, रीटू रसनाम मूर्धा, आपको याद हो जाएगा, एक बार में पूरा याद हो जाएगा। तो रीटू रसनाम मूर्धा में कौन कौन आएगा आपको, री आएगा, री का उच्चारण स्थान पूछेंगे तो मूर्धा। ट वर्ग, ट वर्ग में कौन आएगा, ट ठ ड ढ अड़, इसका भी उच्चारण स्थान आपका मूर्धा ही होगा। और दो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है क्या, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स नाम से पता चल रहा है मूर्धन्य स है, तो मूर्धन्य स है तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा, नाम में ये इसका आंसर है। मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा ही होगा। और ध्यान से जो अड़ा है इसका भी उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा ही होगा। अब आगे पढ़ो, देखिए उ प पू धमानिए ओठ, ओठ के लिए कोई सूत्र याद करने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप उ कहिएगा उ तो देखिए आपका जो ओठ है, ओठ वो आगे की ओर निकल जा रहा है उ, तो इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि उ का उच्चारण स्थान आपका ओठ से होगा। और जो प वर्ग होता है, प में कौन होता है, प वर्ग में कौन कौन होता है, तो प वर्ग में आपका प फ ब भ म, जितना भी सब प वर्ग बोल रहे हैं सब देखिए ओठ जो दोनों ओठ है आपस में सट रहा है, प फ ब सट रहा है ना ओठ है, तो ये जो सट रहा है इसका मतलब कि उच्चारण स्थान इसका कहां से आ रहा है, ओठ से आ रहा है, ओठ से। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओठ से होगा। तो ये 2 बार 3 बार इस सूत्र को लिखिएगा तो आपको याद होगा। याद कैसे करना है, कैसे याद करना है, अपुह विसर्जनीय कंठ, ऐसे बोलना है लास्ट में कंठ, इचुसनाम तालु, बोलना है जरूर तालु, लिरित रसनाम दंत, इसमें जितने भी वर्ड हैं सब आपको आ जाएंगे। रीटू रसनाम मूर्धा, इसमें जितना भी मूर्धा वाला होगा सब आ जाएगा। अब ओठ वाला देखिए सूत्र है, लेकिन आपको याद करने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उ कहने से पता चल रहा है, प कहने से पता चल रहा है। अब ध्यान दीजिए, इधर जो 3 लिखे हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ना तो कोई सूत्र बनता है और ना लड़के लोग यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिए अनुस्वार, जो ध्यान दीजिए, ये जो अनुस्वार है, सॉरी अनुस्वार ध्यान दीजिए, अनुस्वार ये हुआ जो एक भी देखिए 2 विसर्ग हुआ, ये आपका विसर्ग कहलाएगा। अब विसर्ग को बताएं, अपुह विसर्जनीय स, विसर्ग गया तो कंठ हो गया। अब यहाँ पर अनुस्वार का मतलब एक बिंदु होता है, एक बिंदु, जिसे मानिए यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ पर संगम, संगम, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर एक बिंदु दिए ना शब्द ऊपर, ये आपका अनुस्वार है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंतोष्ठ। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, सॉरी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान आपका नासिका होता है, नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा।
अब ध्यान दीजिए ए और ए, छोटी ए और बड़ी ए और ए का जो उच्चारण स्थान होगा ये होता है कंठ तालु। कंठ तालु इसको याद करना पड़ेगा, इसको याद कर लीजिएगा। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु मतलब दोनों मिक्स, ये जो दोनों अंग हैं दोनों मिक्स हो जाते हैं, वही मिक्स वाला यहाँ पर लिखे हैं हम। उसी तरह ओ और औ का उच्चारण स्थान ओ में तो एक आ रहा है ओष्ठ, देखिए ओ बोलने से ओष्ठ आ रहा है ना, लेकिन इसमें एक और मिलता है कौन, कंठ, इसलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ ओष्ठ, दोनों मिक्स करके हो जाता है। और अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ ओष्ठ। उसी तरह से ध्यान दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और होता है व। ये जो व होता है, व का भी उच्चारण स्थान दो मिक्स करके बनता है, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ बनता है ओ व का उच्चारण स्थान। तो जो भी मिक्सिंग वाला यहाँ पर 4 लिखे 3 लिखे हैं वो आपको बहुत मतलब अच्छे से देख कर जाना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में यही से पूछा जाएगा। तो बच्चों ध्यान देना, जितना भी हम यहाँ पर पढ़ाएं आप लोगों को, आपको एक बार अच्छी तरह से वीडियो को देख लेना है और जो उच्चारण स्थान है इसको 2-3 बार आपको सूत्र को लिख लेना है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।